हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे, वर्णमाला हम पढ़ रहे थे। अभी क्या है, वर्णमाला में स्वर का चर्चा हम कर चुके थे और स्वर को कंप्लीट जितने भी उसके वर्गीकरण थे, 5 आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया था, सब हम देख चुके थे। अभी हमारे पास क्या है, हमको व्यंजन पढ़ना है जिसकी संख्या 33 होती है। तो आइए इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, व्यंजन को जानने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्यंजन की बात। ठीक है, देखिए व्यंजन क्या, व्यंजन दोस्तों, स्वर की परिभाषा क्या थी कि वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाते हैं। अगली बात हमको दोस्तों करनी है किसकी, व्यंजन की करनी है। तो व्यंजन के लिए दोस्तों क्या होता है, व्यंजन के लिए क्या होता है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं, स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए यही परिभाषा होती है किसकी, स्वरों की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा यही होती है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाए क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, स्वर क्या था, व्यंजन हमेशा क्या होता है, आधा होता है। व्यंजन को कितनी मात्रा मानी जाती है, आधी मात्रा। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, जिसमें क्या था, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, ऐसा बोला गया था ना कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, मतलब व्यंजन की आधी मात्रा होती है। कैसे, जब भी कोई व्यंजन लिखा होता है ऐसे लिखा होता है, क, ख, ग, घ। ठीक है, और इसमें क्या, किसका, आ का संयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आ जोड़ देते हैं। जब आ वर्ड इसमें जुड़ता है तो ये पूरा मिलके क्या बनता है, जब आ इसमें जुड़ता है तो ये मिलके क्या बनता है, तब ये पूर्ण व्यंजन का रूप लेते हैं। ठीक, क, ख, तब ऐसे पूरा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, क को उच्चारित करने के लिए आ की भी जरूरत पड़ रही है, ख को उच्चारित करने के लिए आ की भी जरूरत पड़ रही है, ग को उच्चारित करने के लिए आ की, घ को उच्चारित करने के लिए आ की, इन सब की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, व्यंजन की सहायता से उच्चारित, मतलब स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली चर्चा हमको क्या करनी है, अगली चर्चा हमको करनी है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जिस तरह स्वर की हमारे पास स्वर कितने होते थे, 11 होते थे, उनको विभिन्न भागों में विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया था। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, व्यंजन भी हैं, वैसे ही हमारे पास क्या है, व्यंजन हैं जो 33 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 33, जिसको 3 आधार पर बांटा गया है। इसकी एक चर्चा एक बार पहले भी वीडियो में की जा चुकी है। 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए एक बार काउंट करते हैं 25, 4, 29 और 4, 33, टोटल 33 हो गए। तो आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, सबका थोड़ा सा ओवरव्यू आप लेते चलिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो दोस्तों जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन का मतलब ये है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे जो स्वरयंत्र हैं, इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं, हमारे स्वरयंत्र के जो अंग हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और जीवा, ये सभी क्या होती है, जीवा बारी बारी से किसी पे टच करती है। तो जहाँ पे टच करती है उसी स्पर्श के आधार पर, जहाँ छूती है, स्पर्श का मतलब क्या, छूना, जहाँ छूती है, छूने के बाद ही कोई ध्वनि निकलती है ना, इनमें से कोई ध्वनि या इनमें से कोई ध्वनि या फिर इनमें से कोई ध्वनि, ये क्या होगी, कहीं ना कहीं जीवा आपकी टच करेगी, तभी ना वो ध्वनि निकलेगी। तो छूने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, या इसे एक और नाम दिया गया है जो छूट गया था, देखिए वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, जिनकी संख्या 25 है दोस्तों, और इनको क्या किया गया है, 5-5 भागों में, मतलब 5-5 वर्डों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया,
ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या है 5-5 के पेयर में जो है 25 वर्ड टोटल बना दिए गए हैं। और सभी के पहले वर्ड के नाम पर, सभी का जो पहला वर्ड है उसी के नाम पर क्या कर दिया गया, 5 वर्गों के नाम रख दिए गए। सभी के पहले वर्ड के आधार पर 5 वर्गों के नाम रख दिए गए। ठीक है दोस्तों, हम क्या कहें कि जब किसका संयोग होगा, जब जिह्वा टच करेगी किसको, या तो कंठ को, ठीक है, या तो कंठ को, या तालु को, या मूर्धा, या दंत, या ओष्ठ, या ओष्ठ। हमारी जिह्वा जब इन 5 अवयवों में से किसी को भी छूती है, हमारी जिह्वा जब इन 5 अवयवों में से किसी को भी छूती है, किसी का भी स्पर्श करती है, तो उसी से निकलने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आप इसको एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं क्या, कि क से म तक, क से म तक की जो ध्वनि होती है वही किस में आती है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में आती है। ठीक, अगली बात देखिए, हमको करना है क्या, अंतस्थ व्यंजन, जिसमें 4 होते हैं, य र ल और व, य र ल और व। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी, अंतस्थ का भी क्या लॉजिक है, अंतस्थ के बारे में जानते हैं। दोस्तों ऐसा है कि अंतस्थ का मतलब क्या, अंतस्थ्य, अंतस्थ। ठीक, यहाँ ये है दोस्तों, इस ऐसा माना गया है कि जब य र ल और व इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ध्वनि क्या है, स्वर यंत्रियों के सबसे आंतरिक भाग से आ रही है, या वायु अधिक वायु बाहर नहीं आती, बहुत कम वायु बाहर आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, य र ल और व। ठीक है, य र ल और व। इसमें से 2 व्यंजन हमारे पास ऐसे हैं, ये 2, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, इन 2 व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इन दोनों का उच्चारण करते समय, इन दोनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बिल्कुल बाधा रहित निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, अबाध रूप से निकलती है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, और क्या है दोस्तों, र को क्या कहते हैं, र को लुंठित भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों, लुंठित। ल को लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। ये दोनों नाम आप जानते रहिए, लुंठित या प्रकंपित। और ल को पार्श्विक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब दोस्तों क्या होता है, बगल बगल से। यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, र को दोस्तों, र को लुंठित क्या कहते हैं दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित। ठीक, और ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। बताते हैं आपको कि क्यों कहते हैं। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित और ल को पार्श्विक। दोस्तों देखिए, र को लुंठित या प्रकंपित क्यों कहते हैं। पहला शब्द क्या है, लुंठित। लुंठित का मतलब क्या, लुढ़कते हुए। लुंठित का मतलब क्या, लुढ़कते हुए। तो ऐसा माना गया है क्या कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, लड़खड़ा जाती है, इसीलिए इसको लुंठित वर्ण कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है दोस्तों प्रकंपित। दूसरा शब्द क्या है, प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब दोस्तों किस शब्द से लिया गया है, प्रकंपित का मतलब कंपन से लिया गया है। किससे लिया गया है, कंपन से। प्रकंपित का मतलब कंपन से लिया गया है। तो ऐसा माना गया है क्या कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीवा है वो सर्वाधिक कंपन उसमें उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको प्रकंपित कहते हैं। अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। बच्चा जो होता है, जब बच्चा छोटा सा होता है, आपके घर पे स्कूटी खड़ी रहती है या गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है, बाइक वाइक, उस पर जाके क्या करता है, ब्र ब्र करता है ना। क्यों करता है, क्योंकि र ही एक ऐसी ध्वनि है
जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है। र के अलावा आप क देर तक कहेंगे तो वाइब्रेशन नहीं आएगा जब तक उसमें र का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए र को प्रकंपित कहते हैं। और पार्श्विक दोस्तों, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब बगल से। पार्श्व का मतलब क्या? बगल से, ठीक है दोस्तों। बगल से अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, पार्श्विक आप नहीं जानते, तो एक चीज़ जान लीजिए, आपके सीरियलों में, आपके मतलब घर पे मम्मी लोग क्या करती होंगी? सीरियल देखती होंगी, देखती है ना। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें ये होता है कि देखे होंगे कि जब भी कोई सीरियल आता है तो उसमें जब कोई म्यूज़िक आता है या ऐसा कुछ आता है तो उसमें क्या देखते हैं? लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? पार्श्विक संगीत, पार्श्विक संगीत बजते हुए, ठीक है। पार्श्विक संगीत बजते हुए ऐसे लिख के आता है स्क्रीन पे। जब सीरियल के नीचे सबटाइटल दिखाता है, सीरियल के नीचे जब सबटाइटल दिखाता है तो क्या होता है? ऐसे लिख के आता है, पार्श्विक संगीत बजते हुए। और सबटाइटल हर समय नहीं दिखाता। ये वाला कब लिख के आता है? जब कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो या कोई ड्रामेटिक सीन चल रहा हो, कोई दुख भरी बात हो रही हो, तो यहाँ पे लिख के आता है पार्श्विक संगीत बजते हुए। तो पार्श्विक का मतलब क्या? कि पीछे से संगीत बज रहा है। कहाँ से बज रहा है? पीछे से, बैकग्राउंड में से, ठीक। तो आपको बगल से का मतलब ये समझना है, पार्श्विक का मतलब क्या समझना है? बगल से या पीछे से, ठीक है। तो ल को दोस्तों, ये जो ल है इसको पार्श्विक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जब हम ल का उच्चारण करते हैं, जब हम क्या करते हैं? ल का उच्चारण करते हैं, तो ये माना गया है कि जो ध्वनि होती है वो हमारे जिह्वा के दोनों बगल से निकल कर बाहर आती है, ठीक है। जो वायु होती है वो जिह्वा के दोनों बगल से निकल कर बाहर आती है, इसीलिए ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन चारों की चर्चा हो चुकी है। चलिए चलते हैं ऊष्म वर्ण की तरफ और जानते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ठीक। देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन में क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ऊष्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों। वे ध्वनियाँ, हिंदी वर्णमाला की वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख के अवयव, मतलब क्या, हमारे जो स्वरयंत्र के अंग होते हैं, कौन कौन से? वही 6 अंग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोर, ओष्ठ और क्या? जीवा है, जो सब्जी से जाकर टच होती है। इनके बीच क्या होता है? संघर्ष होता है। इनके बीच क्या होता है दोस्तों? संघर्ष होता है, ठीक। इनके बीच संघर्ष होता है, इसीलिए इसको संघर्षी भी कहते हैं। और जब संघर्ष होता है तो जो निकलने वाली हवा रहती है, जो मुख से उसके दौरान, उच्चारण के दौरान जो हवा निकलती है वो थोड़ी गर्म होकर निकलती है। और गर्म का मतलब क्या? ऊष्मा। गर्म का मतलब क्या? गर्म का मतलब ऊष्मा या गर्म, इसी से लगाते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को या इन वर्णों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, स और ह, तीनों स और ह, ठीक है दोस्तों। ये चारों क्या होते हैं? संघर्षी वर्ण या ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अन्य वर्ण होते हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? द्विगुण या उच्छिप्त। क्या है? द्विगुण या उच्छिप्त। द्विगुण दोस्तों क्यों कहते हैं और उच्छिप्त क्यों कहते हैं? द्विगुण या उच्छिप्त, देखिए द्विगुण क्या है? द्विगुण, द्विगुण का मतलब 2 गुण। द्विगुण का मतलब क्या? 2 गुण, ठीक है। द्विगुण का मतलब 2 गुण। और दूसरा नाम है क्या? उत्क्षिप्त। दूसरा नाम है उत्क्षिप्त। द्विगुण का मतलब 2 गुण और उत्क्षिप्त का मतलब क्या? फेंका, फेंका हुआ, ठीक है दोस्तों। द्विगुण का मतलब 2 गुण, उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ। देखिए अड़ा और अड़ा, अड़ा और अड़ा, यही 2 वर्ण हैं। अड़ा का उच्चारण आप नहीं कर पा रहे होंगे तो उसके लिए आप लड़ाई बोल के ट्राई करिएगा। क्या करिएगा? लड़ाई बोल के ट्राई करिएगा। और अड़ा का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई बोल के ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बनाते समय आर और आर्यच का प्रयोग होता है, ठीक। किसका प्रयोग होता है? आर और आर्यच का, ठीक। तो अब देखिए इन्हीं वर्णों को द्विगुण या उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं। तो माना यह गया है कि हिंदी वर्णमाला में अड़ा और अड़ा पहले कैसे आते थे? पहले आते थे ड और ढ, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ठीक है। इन्हीं के नीचे क्या करते हैं? एक एक बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। इन्हीं के नीचे क्या करते हैं? एक एक बिंदु लगा देते हैं, तो ये दूसरा गुण परिवर्तित करने लगते हैं, ठीक। कैसा गुण? दूसरा गुण परिवर्तित करने लगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ का मतलब क्या है? फेंका हुआ,
ठीक, उच्छिप्त का मतलब क्या, फेंका हुआ। इसका हिंदी वर्णमाला में विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब हम क्या करते हैं अड़ा और अढ़ा का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वर्णों को क्या कर रहे हैं, अपने मुख से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने मुख से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, इसीलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य एक नाम है क्या, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या है, ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन दोस्तों इसको क्यों कहते हैं, ये देखिए जो नीचे बिंदी लगी हुई है, दोनों के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी का नाम होता है ताड़नजात बिंदु, और ये जिसके नीचे लगे होते हैं उसी व्यंजन को हम क्या कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिए, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, इस तरह द्विगुण और उच्छिप्त की बात हो चुकी है। संयुक्त की बात दोस्तों कर लेते हैं और अयोगवाह की बात कर लेते हैं। ठीक, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब किसी भी दो चीज़ों से मिलकर बना होना। संयुक्त का मतलब क्या, किसी भी दो चीज़ों से मिलकर बना होना। देखिए क्या करते हैं, संयुक्त, संयुक्त का मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना होना। ठीक, संयुक्त का मतलब दो व्यंजनों से मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर। संयुक्त व्यंजन कैसे बनेगा दोस्तों, दो व्यंजनों से मिलकर। तो आइए आप यहीं देख लेते हैं, क आधा और श से मिलके क्या बन गया दोस्तों, छ से छत्री। त और र से मिलके क्या बन गया, त्र। ज और यहाँ से मिलके क्या बन गया, ज्ञ। श और र से मिलके क्या बन गया, स्र। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी वर्ड बने हैं ये चारों, ये दो दो वर्ड से मिलके बने हैं। और एग्जाम में क्या पूछ लेता है, छ किससे किससे मिलके बना है, त्र किससे किससे मिलके बना है, ज्ञ किससे किससे मिलके बना, स्र किससे किससे मिलके बना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं और इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, क के कभी क पे हलंत देगा वो तो सही है, श पे भी हलंत दे देता है, या सिर्फ क पे न लगा के सिर्फ श पे लगा देता है। तो मतलब हलंत की पोजीशन ही इधर उधर करके आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या, कि हलंत सभी में क्या है, पहले वर्ड पर ही लगा है। आप नोटिस करिए, ये देखिएगा, हलंत सभी में पहले वर्ड पर ही लगा है। ठीक है दोस्तों, अगली बात हमको क्या करनी है, अयोग वाह। अगली बात क्या करनी है, अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह दोस्तों उसको कहते हैं कि वे ध्वनियाँ जो स्वर या व्यंजन किसी के साथ बिना जुड़े ही वहन हो। ठीक है, किसी के साथ बिना जुड़े ही वहन हो, वही क्या कहलाती हैं, अयोग वाह कहलाती हैं। देखिए क्या होता है, अधन योग धन वाह, अधन योग धन वाह। मतलब आ का मतलब क्या होता है, नहीं, योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना, और वाह का मतलब वहन होना। ठीक, वाह का मतलब क्या, वहन होना। तो मतलब वे ध्वनियाँ जो स्वर या व्यंजन किसी के भी साथ बिना जुड़े, जुड़ती नहीं लेकिन क्या फिर भी उनके साथ वहन होती हैं, उनके साथ रहती हैं, वही क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो अंग वाला आता है इसका उच्चारण क्या होता है, इसका जो इसको क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक, अगला क्या है, आहा, इसको दोस्तों विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, हा की तरह ही उच्चारण होता है। ठीक, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह स्वर के बाद आप क्या, व्यंजन की भी कम संपूर्ण बात हम कर चुके हैं। व्यंजन 33 होते हैं, अन्य व्यंजन में क्या है, 2 ये, 4 ये और 2 ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्या है, टोटल क्या आ से ज्ञ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, देखिए हम 11 स्वरों की बात कर लिए थे, 33 मूल व्यंजन की, उसके बाद क्या, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर और 2 अयोग वाह। हो गया कितना, 3 1 4 2 6 4 10 2 12 2 हाथ में 1 5। इस तरह दोस्तों कुल 52 वर्ड हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इस बचा हुआ क्या है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान बचा हुआ है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको व्यंजन आज पूरा समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियोस से या हमारी बातों से थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।